11 अक्टूबर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। नॉर्मली हम बात करते हैं स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स की, यानी कि ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स जिनसे पूरा शहर तबाह हो सकता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बहुत ही छोटे न्यूक्लियर वेपन होते हैं, वो पूरे शहर को तबाह नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर दुश्मन देश की आर्मी आपकी तरफ आ रही है तो आप एक बहुत ही छोटे से न्यूक्लियर वेपन फोड़ के उनको तबाह कर सकते हो, उनको रोक सकते हो। दुश्मन के आर्मी कैंप पे फेंक के पूरा कैंप एक ही वेपन से डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो ऐसे बहुत ही छोटे न्यूक्लियर वेपन्स को बोलते हैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। क्योंकि बहुत ही छोटे होते हैं, इसे किसी भी तरह आप डिलीवर कर सकते हो, चाहे शॉर्ट रेंज मिसाइल या शेलिंग करके, माइंस के थ्रू, टॉर्पीडो, जैसे मर्जी। आज तक कभी भी इनका यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन रशिया और पाकिस्तान जैसे देश धमकी देते रहते हैं कि वो कभी भी इनका यूज़ कर सकते हैं। टेलीमानस ऑनलाइन हेल्पलाइन है। 14416 पे कॉल करके कोई भी मेंटल हेल्थ के लिए कंसल्टेशन ले सकता है 24/7। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसको लॉन्च किया है। नोडल इंस्टीट्यूट है इसका निमहंस, विच इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बैंगलोर। ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। मेंटल हेल्थ के बारे में हमने मेंस की क्लास नंबर 33 में पढ़ा था। PCPNDT एक्ट, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994, अनबॉर्न चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन करना या कोई ऐसा प्रोसीजर अपनाना जिससे आप डिसाइड कर पाओ कि चाइल्ड किस सेक्स का बॉर्न होगा, ये टोटली इलीगल है। इनफैक्ट जब प्रेग्नेंट वुमेन रेगुलर चेकअप के लिए अल्ट्रासाउंड के लिए जाती हैं, तब अल्ट्रासाउंड करने वाला ये तक नहीं बता सकता है, मदर तक को नहीं बता सकता है कि चाइल्ड की क्या सेक्स है। अल्ट्रासाउंड जैसी मशीन्स कोई भी नहीं खरीद सकता, उसके लिए आपके पास प्रॉपर सरकार से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर कोई भी बिना सरकारी रजिस्ट्रेशन के ऐसे कोई इक्विपमेंट खरीद रहा है जिससे आप पता लगा सको कि अनबॉर्न बेबी किस सेक्स का है, तो वो टोटली इलीगल है। कोई भी क्लिनिक, लैबोरेटरी जहाँ पे इस तरह का प्रोसीजर किया जाए या टेक्निक करी जा सकती है जहाँ पे आप अनबॉर्न चाइल्ड का सेक्स पता लगा सको, वो इस एक्ट के अंदर आता है। ऐसे सेंटर्स को, जैसे अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स होते हैं, इनको प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, इनको सरकार से रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इनको पब्लिकली डिस्प्ले करना होता है, एंड इस एक्ट की कॉपी भी इनके पास होनी चाहिए। इस एक्ट में अगर कोई भी ऑफेंस होता है तो वो सभी तरह के ऑफेंसेस कॉग्निजेबल, नॉन कंपाउंडेबल, नॉन बेलेबल हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब नॉर्मली पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है, किसी को अरेस्ट करने से पहले अरेस्ट वारंट चाहिए होता है। लेकिन अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जैसे कि इस केस में, उसके लिए पुलिस को कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, पुलिस वाले सीधा जाके लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं। कंपाउंडेबल ऑफेंस मतलब समझौता हो सके। अगर कोई कंपाउंडेबल ऑफेंस है तो जिसने कंप्लेन करी है वो कॉम्प्रोमाइज कर लेगा एक्यूज्ड के साथ एंड अपनी कंप्लेन वापस ले लेगा। लेकिन इस एक्ट के अंदर किए गए सारे ऑफेंसेस नॉन कंपाउंडेबल हैं। कुछ प्लेसेस इन न्यूज़, जैसे सेंट्रल अमेरिका है, इसके ऊपर नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे मेक्सिको है, नीचे साउथ अमेरिका, यहाँ पे कोलंबिया है, बीच में ये सेंट्रल अमेरिका है, इस तरफ है अटलांटिक ओशियन, इस तरफ पैसिफिक ओशियन। ऊपर से देखो ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। यूक्रेन के लेफ्ट हैंड साइड पे है मोल्डोवा। ये वाइट कलर का छोटा सा जो देश है, ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसके एकदम राइट साइड पे पतला सा रेड कलर का दिख रहा है आपको एरिया, ये है ट्रांसनिस्ट्रिया। जब 1991 में मोल्डोवो यूएसएसआर से अलग हुआ था, तो ट्रांसनिस्ट्रिया ने कहा था कि हम यूएसएसआर के साथ ही रहना चाहते हैं, हम रशिया के साथ रहना चाहते हैं। तो अभी ट्रांसनिस्ट्रिया ऑफिशियली एक तरह से मोल्डोवो का पार्ट है, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज़ अंडर रशियन कंट्रोल। कुछ मिसलेनियस चीज़ें, 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड होता है, 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे और 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। एडिटोरियल, रशिया's continued defiance of international law। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि यूनाइटेड नेशंस का प्रिंसिपल ऑर्गन है, उसने रशिया को बोला कि वो युद्ध बंद करे,
लेकिन रशिया को ऐसा लगता है कि वो एक महान सभ्यता है और आसपास के छोटे मोटे देशों पर कब्जा करके उसका गोल्डन पीरियड वापस आ जाएगा। रशिया यूएन चार्टर का आर्टिकल 1 वायलेट कर रहा है। आर्टिकल 1 कहता है कि सभी लोगों को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, यानी कि लोगों को अधिकार है कि वो अपनी तकदीर खुद लिख सकें। ये डीकोलोनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था। फॉर एग्जांपल, यूरोपियंस का पहले इंडिया पे कब्जा था, बाकी बहुत सारे देशों पे था, तो बाकी बाहर के लोग हमारे ऊपर कब्जा करके हमारी तकदीर नहीं लिखेंगे। हम लोग खुद डिसाइड करेंगे कि हमारा देश कैसे काम करेगा, हमारा फ्यूचर कैसा होगा। यही कहते हुए रशिया ने यूक्रेन के 4 इलाकों पे कब्जा कर लिया, वहाँ पे एक नकली मुकली का रेफरेंडम करवा दिया और कहा कि देखो भाई, यहाँ के लोग खुद ही चाहते हैं कि वो रशिया के साथ रहे। लेकिन ये सब एकदम बकवास है, ठीक है। इस तरह का रेफरेंडम वैलिड नहीं है, क्योंकि आप किसी देश पे कब्जा कर लोगे एंड वहाँ बंदूक की नोक पे लोगों से कुछ भी वोट डलवा दोगे तो दैट इज़ इनवैलिड। रशिया यूएन चार्टर का आर्टिकल 51 वायलेट कर रहा है। आर्टिकल 51 कहता है कि सभी को राइट टू सेल्फ डिफेंस है। रशिया कहता है कि उसने सेल्फ डिफेंस के लिए यूक्रेन पे अटैक किया है, लेकिन कैसे? यूक्रेन ने तो कभी रशिया पे अटैक किया नहीं, तो किस बात का सेल्फ डिफेंस फिर? तो रशिया यहाँ पे भी यूएन चार्टर को वायलेट कर रहा है। हेग कन्वेंशन ऑफ 1899 इसका आर्टिकल 43 कहता है कि जैसे यूक्रेन पे रशिया ने अटैक किया, अब रशिया ने कुछ इलाकों पे कब्जा कर लिया है, तो इस तरह के कब्जे को बोला जाता है बेलिजरेंट ऑक्यूपेशन। इस दौरान जब रशिया का यूक्रेन के कुछ हिस्सों पे कब्जा है, तो उन इलाकों पे कौन सा कानून चलेगा? जो यूक्रेन में पहले कानून चल रहा था वही कानून चलता रहना चाहिए। लेकिन रशिया ने क्या किया? रशिया ने उन इलाकों में, जो 4 इलाके हैं, वहाँ पे अपना कानून लगाना शुरू कर दिया है, ये कह के कि वो 4 पार्ट्स रशिया का इंटीग्रल पार्ट हैं, वो 4 हिस्से रशिया का इंटीग्रल पार्ट है, जो कि रशिया खुद ही वायलेट कर रहा है इस कन्वेंशन को। और जबकि ये कन्वेंशन जो था, ये कॉन्फ्रेंसेस थी, ये रशिया के ही ज़ार निकोलस II के दौरान हुई थी सारी। तो रशिया अपने ही लीडर्स की पुरानी बातों को एक तरह से नहीं मान रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अगर चाहे तो रशिया के खिलाफ एक्शन ले सकती है, क्योंकि रशिया न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहा है। तो यूएनएससी एक्ट कर सकता है, लेकिन वो कभी करेगा नहीं, क्योंकि अगर कोई प्रपोजल आएगा एक्शन का तो रशिया वीटो पावर का यूज़ करके अपने ही खिलाफ कोई एक्शन होने से रोक लेगा। तो क्या हम ये मान ले कि क्योंकि रशिया इतने सारे इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन कर रहा है तो इंटरनेशनल लॉज एकदम बेकार हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, जस्ट बिकॉज कोई लॉज का वायलेशन कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि उन लॉज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंस है। कई देशों में तो कई लीडर्स, देश के जो लीडर्स हैं, वो खुद ही अपने देश के कानून को तोड़ते हैं सरेआम। इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि तुम कहोगे लॉज को हटा दो। रादर ऐसे वायलेशन से हमें सीखना चाहिए कि हमें कानूनों को और मजबूत बनाने की ज़रूरत है। जो भी लूपहोल्स हैं उनको हमें प्लग करना चाहिए, ताकि और लोग इन कानूनों का उल्लंघन ना कर सकें। बिल्डिंग रेजिलिएंट मिनरल सप्लाई चेन्स। ऑयल एंड गैस के लिए हम इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है, लेकिन अगर हम क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करें, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करें, तो क्या उसमें हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं? नहीं, उसमें भी हम इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट हैं। क्योंकि अगर हमने बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ली एंड हमारी गाड़ियाँ पेट्रोल डीजल की जगह बिजली से चलने लग जाएं, तब भी उनमें लगी बैटरी बनाने के लिए मिनरल्स हमें इंपोर्ट ही करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, लिथियम, निकल, कोबाल्ट जैसे मिनरल्स बाहर पाए जाते हैं, इंडिया में ना के बराबर पाए जाते हैं। ये जो मिनरल्स हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड हैं? कुछ ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पे बिजनेस करना या माइनिंग करना बहुत ही मुश्किल है। फॉर एग्जांपल, बहुत सारा कोबाल्ट मेनली कोंगो में पाया जाता है, लिथियम साउथ अमेरिका में पाया जाता है, एंड यहाँ पे जो रिजर्व्स हैं उनको जनरली इंडिया के कॉम्पिटिटर्स जैसे चाइना कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल, BRI की वजह से चाइना का कोंगो में अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। अगर इंडिया चाहे कि कल को वहाँ पे जाके आसानी से माइनिंग करें एंड बहुत सारा कोबाल्ट लिया है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए। एंड जितने रिजर्व्स हैं, जितनी ओर्स हैं, माइंस हैं, वहाँ पे पहले ही एग्रीमेंट हो चुका है कि फ्यूचर में जब भी यहाँ पे माइनिंग वगैरह होगी तो वो सारा माइंस से जो भी मिनरल्स निकलेंगे वो उस पर्टिकुलर कंपनी या उस पर्टिकुलर कंट्री को ही दिए जाएंगे। यानी कि पहले एक तरह से एग्रीमेंट सारे हो चुके हैं। इस वजह से इंडिया आज भी बहुत ही खतरे में है
इंडिया के लिए आसान नहीं है ये कह देना कि हम सारी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कहना आसान है, लेकिन उनकी बैटरी बनाने जब बैठेंगे तो मटेरियल जो मिनरल्स हैं वो हमारे पास नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें प्रॉपर्ली एस्टिमेट करना चाहिए कि आने वाले टाइम में इंडिया में कितनी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल अगले 5 साल में कितनी इलेक्ट्रिक कार, कितने इलेक्ट्रिक स्कूटर बिकेंगे। अगर वो बिकेंगे तो हमें बैटरी चाहिए होगी, बैटरी चाहिए होगी तो हमें कितना लिथियम, निकल, कोबाल्ट जैसी चीज़ें चाहिए होंगी। तो पहले डिमांड एस्टिमेट करो, फिर उसको प्रोक्योर करने जाओ। प्रोक्योर करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि प्राइवेट कंपनीज को बोलो कि तुम अपने बेसिस पे अपने कॉन्टैक्ट्स निकालो, बाकी कंट्रीज से टाइप करो एंड खुद प्रोक्योर करो। एक तो ये तरीका है डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच। दूसरा है सेंट्रलाइज्ड अप्रोच। काबिल एक गवर्नमेंट की पीएसयू है, तो सरकारी कंपनी बाहर के देशों से अग्रीमेंट करके बहुत सारे मिनरल्स इंडिया में लाएगी एंड इंडिया में फिर प्राइवेट कंपनीज को आगे दे देगी। दिस इज सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट। तो हमें दोनों चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। तीसरा, मल्टीलेटरल फॉरम्स पे हमें ध्यान देना चाहिए, जैसे क्वाड में क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन, यानी कि क्लीन एनर्जी के लिए जो मिनरल्स चाहिए ऐसे लिथियम, निकल कोबाल्ट जैसे, उनको हमें कैसे सस्टेनेबली प्रोक्योर करना चाहिए। क्वाड खुद इस विषय में बात कर रहा है, तो हमें ऐसे फॉरम्स की मदद लेनी चाहिए एंड हमें कोशिश करनी चाहिए ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करने की जिसकी वजह से हमें इन मिनरल्स पर डिपेंड होना ही ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, जितनी बैटरीज आजकल यूज़ होती हैं, मैक्सिमम बैटरीज होती हैं लिथियम आयन बैटरी, उनमें लिथियम चाहिए होता है। लेकिन रिसर्च चल रही है सोडियम आयन बैटरी पे भी। अगर ये बैटरी सक्सेसफुल हो गई, कमर्शलाइज हो गई, तो फिर हमें लिथियम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। है ना बढ़िया चीज़, क्योंकि सोडियम तो रेडीली अवेलेबल होता है सॉल्ट के थ्रू। हमें अर्बन माइनिंग करनी चाहिए। हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिए इस तरह के मेटल्स चाहिए होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलरेडी हैं हमारे पास, जैसे लैपटॉप, मोबाइल, जब हम उनको फेंकते हैं तो यानी कि उनके अंदर ऑलरेडी ये मिनरल्स हैं, वो भी प्योरीफाइड फॉर्म में। तो क्यों ना हम इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को, ई वेस्ट को रिसाइकिल करके इनमें से वो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर लें, तो उसकी वजह से हमारे पर इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो जाएगी। ये काबिल क्या है और लिथियम ट्रायंगल क्या है, इसके लिए आप इस पीडीएफ पे, इस लिंक पे क्लिक करो, पीडीएफ खुलेगी, उससे पेज नंबर 18 पे आपको पता चल जाएगा कि काबिल एक गवर्नमेंट पीएसयू है एंड लिथियम ट्रायंगल साउथ अमेरिका में है। सिर्फ पढ़ने और सुनने से नहीं होता है, एग्जाम में आपको खुद अपने हाथ से लिखना पड़ेगा। इसलिए रोज लिखो, चाहे बुरा लिखो लेकिन लिखो ज़रूर। जो भी आर्टिकल आपने पढ़ा या सुना उसको अपने शब्दों में 150, 200, 250 वर्ड्स में समराइज़ करने की कोशिश करो। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट अपने आप होगी।